नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। राजपुर रोड में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन और कृषि यंत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने महिलाओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि मातृशक्ति प्रदेश की पहचान है। मंत्री ने बताया कि न्यूनीकरण यहाँ उपकरणों और स्मार्टफोन के वितरण से महिलाओं का श्रम कम होगा, समय की बचत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्मार्टफोन के माध्यम से पशुपालक 24 घंटे पशुधन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, जिसे विभाग मेरे पास है, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। किस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो। आज हमने श्रम न्यूनीकरण किट व स्मार्टफोन यहाँ पर वितरित किए हैं, जिससे इनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से आज हर चीज़ का डिटेक्शन रखा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। जो हमारी पशु सखी बहनें उनको हमने वितरित किए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है, माँ मजबूत होती है, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और मातृशक्ति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इस राज्य का निर्माण तो मातृशक्ति ने किया है। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी ने आज एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि एसआईआर लागू होने से पूर्व की सभी तैयारियां तेजी से जारी हैं और राज्य भर में मतदाता मैपिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 75% मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है। देहरादून जिले में 57% और उधम सिंह नगर में 59% कार्य संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि समय रहते अधिकतम मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जाए। वर्तमान में बीएलओ घर घर संपर्क हर आवश्यक डाटा एकत्रित कर रहे हैं और ऐप के माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्यों में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्यों में 75% 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकेंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि एसआईआर जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे बीएलओ के लिए आसानी से हो सकता है। वर्तमान तक जो हमारे बीएलओज हैं ये सभी मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और स्वीप के अंतर्गत और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनसे डेटा को मांगने के लिए, उनके 2000 के विवरण की जानकारी हासिल करने की कार्रवाई वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैपिंग का भी कार्य अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम उसमें शामिल था, तो एज अ प्रोजेनी उन मतदाताओं को चिन्हित करने का एक विशेष अभियान 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लॉन्च कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज की जानकारी हम साझा कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभियान में हमारा जो बीएलओज होगा ये हर घर तक संपर्क बनाएंगे, हर मतदाता से संपर्क करेंगे और उनके घर में जो महिला मतदाता हैं विशेष रूप से उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे महिला मतदाता जिनके 2003 में उस परिवार का हिस्सा नहीं थे, बट उसके उपरांत विवाह के पश्चात उस घर में उनका आना हुआ है या उनका जानकारी उसमें परिवार से लिंक हुआ है। ऐसी स्थिति में महिला के मैके के विवरण को मैप किया जाएगा, उनके माता पिता का विवरण को मैप किया जाएगा और ऐसी महिलाओं को एज अ प्रोजेनी के रूप में मैपिंग का कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार जो युवा मतदाता है जो 2003 में सूची में नाम नहीं शामिल था लेकिन उनके माता पिता का नाम शामिल था, उन
युवा वर्ग के मतदाताओं को भी एज ए प्रोजेनी मैपिंग की कार्रवाई BLO ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। इसी के साथ में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे राज्यों में हमने एक अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में बूथ लेवल एजेंट नामित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार 12,070 बूथ लेवल एजेंट विभिन्न पार्टियों ने नामित कर दिए हैं। इसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5,900 नामित किया गया है। उसके उपरांत सेकंड क्रमांक पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 5,800 BLAs का नामित करने की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी एक माह के अंत तक जो है सभी BLAs की नामित करने की कार्रवाई संपन्न। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ही अनुसार हिमालय क्षेत्र में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं, जिनके प्रभाव से 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश में मौसम बिगड़ने की संभावना है। पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और ये मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में ही यहां गरज चमक के साथ वर्षा के आसार हैं। मौसम निदेशक CS तोमर ने बताया कि चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में बर्फबारी संभावित है। पुनः अनुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने का और साथ में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है। देखिए, अभी जो संभावना बन रही है, जो ये पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, वो जो है कल रात से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो ऑलरेडी जो है सिस्टम के जो हायर रिचेज़ हैं हमारे, उसमें तो हमको 3,000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आजकल में भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, कल रात से हमारे को ज़्यादा उम्मीद है। उसमें जो है हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाले ऊंचाई के जो इलाके हैं, वहाँ पे ये 2,800 से 3,000 मीटर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं और उस ऊंचाई वाले इलाके, वहाँ पे जो लाइट टू मॉडरेट रेन, हम हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सिस्टम जो है हमारे को ऐसे ही जो है 1 तारीख 2 तारीख में रहेगा और उसके बाद 3 तारीख में भी जो है इसका असर जो है सिस्टम का असर हमको देखने को मिलेगा। ये 2 सिस्टम हो सकते हैं, उसका मर्जिंग हो सकती है, क्योंकि ये तीसरे दिन भी हमारे को ये 3 तारीख को देखने को मिलेगा। तो 1 तारीख 2 तारीख में जो है ऊपर वाले जो जैसे 5 जनपद है, जो खासतौर से वहाँ पे कुछ स्थानों पे हमको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल, और बाकी के नीचे के जो बाकी जनपद है उन्हें हमको हल्की जो है बारिश जो है कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही 2 तारीख को भी रहेगा। 3 फरवरी को जो है इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऊंचाई वाले इलाकों में हमको अनेक स्थानों पे देखने को मिल सकता है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि नीचे के स्थानों पे, नीचे के जो जनपद हैं, उन पे हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये सिस्टम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसी के मद्देनज़र हमने जो है इसमें अभी येलो जो है हमको ये ऐसा येलो अलर्ट जारी करा हुआ है कि ख़ासतौर से जो तेज़ हवाएं चलने के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं भी चल सकती है इस बीच में 1 से 3 तारीख के बीच में। अभी आज के लिए हमने अभी कल सुबह तक हमको फॉग जो है ख़ासतौर से फॉग, डेंस फॉग, कोहरा जो है घना कोहरा देखने को मिल सकता है, ख़ासतौर से उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिलों के कुछ। बद्री केदार मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक से पहले एक बड़ा प्रस्ताव चर्चा में है। समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव लाए जाने की जानकारी सामने आते ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध करते हुए इसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला कदम बता दिया। वहीं BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संविधान के संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रस्ताव को उचित ठहरा दिया और कहा कि समिति धार्मिक परंपराओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं के जो हमारे जो धाम हैं, इन पर प्रतिबंध की बात की है, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे विपक्षी मित्र हैं और जो इस तरह से पूरे राज्य में और देश में जो है कि माहौल ख़राब कर रहे हैं कि गैर हिंदू की डेफिनेशन, जो आर्टिकल हमारा संविधान जो हमें बताता है, आर्टिकल 25 के 2A-B में और आर्टिकल 26 में धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे धाम हैं, और जो वहाँ पर हिंदू की जो डेफिनेशन है, गैर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन में जो हमारे
सिख समाज और बुद्धिस्ट और हमारे जैन समाज, ये सभी हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी। आप जैसे देख रहे हैं कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से फिजा खराब करने की कोशिश की गई, आप लगातार जो ये लैंड जिहाद और ये जो मज़ारें, अवैध मज़ारें, इनका निर्माण चाहे वो फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट तक जो है कि वो मज़ारें पहुंच गई। किसी की मज़ार एक जगह, किसी संत की, किसी पीर की एक जगह मज़ार हो सकती, उसकी फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती कि हर जगह उसके नाम पर जो है कि अतिक्रमण किया गया, इस राज्य की फिजा खराब करने की कोशिश की गई। और उसको लेकर लंबे समय से सभी लोगों की ये मांग उठी है। गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। इस साल राज्य के अंदर अर्धकुंभ है, तो वहाँ पर जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी, जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, जिसमें से हमारे 2 बड़े अधिष्ठान हैं श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे जो है कि छोटे अधिष्ठान हमारे मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की बैठक है, उस बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला। भाजपुर थाने में दर्ज धारा 420 के मामले को लेकर यहां विधायक अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ के साथ यहां बातचीत की है, मुलाकात की है और निष्पक्ष जांच की मांग कर दी गई। 20 जनवरी को दर्ज इस मुकदमे में उनके कुछ पारिवारिक सदस्य नामजद हैं और नामजद होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक पांडे ने कहा कि वे मुकदमे को झूठा या काल्पनिक नहीं बता रहे हैं, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच चाहते हैं। 20 जनवरी को मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी शामिल किया जाए। मेरी और मेरी फैमिली के लोगों की और मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति की एक नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर जो हम या मेरे फैमिली के लोग दोषी पाए जाते हैं तो वो जेल जाने चाहिए, और हो सकता है एक पेशेंट मान लो ये सब षड्यंत्र हो तो वो झेलें। इसीलिए नार्कोटिक टेस्ट की मैंने मांग की है। और आजकल सेंटर से ही व्यवस्था है कि नेताओं पे लगे हुए मुकदमों की जांच जल्दी जल्दी होनी चाहिए, कोर्ट में सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो मैंने डीजीपी महोदय से ये मांग की है कि इस मुकदमे की जांच थोड़ी जल्दी हो जाए और इसमें दोनों पक्षों के नार्कोटिक टेस्ट हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने ही आज देखिए अपना जन्मदिन इस वर्ष में भी सेवा और समर्पण को समर्पित करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाया है। और जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्होंने उदयरामपुर स्थित दीदी की पाठशाला में बच्चों से मुलाकात कर ट्रैक सूट वितरित किए और बाल पुस्तकालय की व्यवस्था भी कराई। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों का महत्व भी बताया। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने श्री सिद्ध बली बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की उन्नति और जनता के कल्याण की कामना की। गौशाला पहुँचे हैं और सुषमा जखमोला जो इतना खूबसूरत यहाँ पर कार्य कर रही हैं, मुझे भी आज अपने जन्मदिन पर अवसर मिला कि मैं गायों के बीच में, जो हमारे माता है गाय माता, उसके बीच में यहाँ पहुँची हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ सुषमा यहाँ काम करती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से करती आ रही हैं। 300 गाय करीबन इस बार देख रही है। मैं उनको बहुत धन्यवाद कोटद्वार वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतने सारे हमारे जो मूक जानवर हैं उनकी चिंता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूंगी एक बार ज़रूर यहाँ पहुँचिए और देखिए
कि किस तरह से कार्य हो रहा है और हम किस तरह से और कृति फाउंडेशन को और सुषमा जगमोला को मदद कर सकते हैं। ज़बरदस्त कार्य है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और सिद्ध बली बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह का कार्य सुषमा कर रही है, हम सबको भी प्रेरणा दे वो कि हम भी इस तरह के कार्य करें और उनके लिए पूरी तरह से उनके लिए मदद करें और ये जो कार्य वो कर रही है ये और अच्छा हो और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यात्रा भत्ते में हालिया बढ़ोतरी को लेकर उठे सवालों पर भाजपा ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लगातार प्रदेश भर में भ्रमण कर जनता से संवाद, विकास कार्यों की समीक्षा और प्रशासनिक बैठकों में भाग लेना होता है। ऐसे में 60,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए किया गया। यात्रा भत्ता एक सामान्य प्रशासनिक संशोधन है। उन्होंने इसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में समय समय पर होने वाले संशोधन की तरह बताया। देखिए, सरकार में हमारे मंत्री हों और या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उनकी आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के बीच में उनका आना-जाना है और लोगों के साथ उनका संपर्क लगातार बनता है, तो मुझे लगता है कि पहले जो भत्ता दिया जाता था, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, कहीं न कहीं ये आगे जो हमारे मंत्री जाते हैं, जो अपने कार्य के कारण जाते हैं या किसी भी वक्तव्य के लिए पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है एक सरकार की प्रक्रिया है और ये समय-समय पर बढ़ता रहता है। चाहे मैं अगर सरकारी उसकी बात करूँ तो हर साल उनका भी बढ़ता है और कर्मचारियों का बढ़ता है, तमाम जब मज़दूरी बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि मंत्रियों का अगर भत्ता बढ़ा है, तो ये भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत इस भत्ते को बढ़ाने का काम किया गया है। लोगों के बीच में मंत्रियों का आना-जाना लगातार बना रहता है। तो ये उत्तरकाशी जनपद की टूंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली सामने आ गई है। अस्पताल परिसर, वार्डों और शौचालय में फैली गंदगी मरीजों और तीमारदारों के लिए गंभीर समस्या बन गई है और बरामदों में भी यहां कमरों में कूड़ा कचरा और धूल की मोटी परत दिख रही है। ये स्वास्थ्य केंद्र धनारी, बरसाली और भंडाश्रम और साथ ही इसके करीब 100 से भी ज्यादा गांव की आबादी पर निर्भर है। तो प्रभारी चिकित्साधिकारी जो अभिषेक शर्मा है, उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी पिछले 8 महीने से ड्यूटी पर नहीं है और इसी संबंध में उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया है। महीने से पिछले साल अप्रैल महीने से वो जो है यहाँ से अनुपस्थित चल रहा है, उसकी सैलरी नहीं दी जा रही है ना। तो इस प्रकरण में कई बार मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है और यहाँ पे जो यात्रा डायरेक्टर आते हैं उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने इस शिकायत को संज्ञान में लेके जल्दी ही जो है इसकी जो है निराकरण करने के लिए एक जो है जल्दी ही जो है यहाँ पर सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है ना। तो उसमें 36 सफाई कर्मचारी जो है पूरे जहाँ रिक्त स्थान है, एक हमारा ब्रह्मकाल है, वहाँ भी जो है सफाई कर्मचारी नहीं है, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि जल्दी ये सफाई कर्मचारी भेज देंगे है ना। तो ये जो है ये जो समस्या पहले भी आई थी है ना, तो बीच में अभी हमारी जो सफाई कर्मचारी है जो हमने उसको डेली वेजेस पे रखा हुआ है, तो वो बीच में बीमार पड़ गई तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब वो आ गई है। तो लश्कर में राशन वितरण में यहां अनियमितता की शिकायत के बाद निरीक्षण करने पहुंची खाद्य आपूर्ति निरीक्षक बबीता के साथ यहां कथित हाथापाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज निरीक्षक बबीता कोतवाली पहुंची और राशन डीलर सुष्मिता के खिलाफ तहरीर दे दी गई। ये सुषमा है राशन डीलर जिसके खिलाफ तहरीर दी गई है। उनका आरोप है कि ग्रामीणों से अंगूठा लगवाकर केवल पर्ची दी जा रही थी, जबकि राशन वितरित नहीं किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यहां स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जब उन्होंने दुकान को सील करने की बात और कार्रवाई शुरू की तो उनके साथ हाथापाई कर दी गई। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे द्वारा ना कल सूचना आयोग जाया गया था देहरादून। मुझे लगभग 4 बजे के लगभग मुझे फ़ोन आया लक्सर गांव से एक कार धारक का कि यहाँ पे जो सुषमा है उचित दर विक्रेता मिर्जापुर सालात उस पर अटैच है लक्सर गांव अशोक वाली दुकान, तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे राशन डीलर केवल अंगूठे लगवा रही है और पर्ची बना के दे रही है, तो राशन नहीं दे रही थी। राशन के लिए 5 दिन बाद बोला गया कि हम राशन 5 दिन बाद देंगे। फिर मेरे जब मैं यहाँ पे 4:30 बजे आई तो मैं 4:30 बजे दुकान पे गई। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो चाबी नहीं दी मुझे, बहुत देर बाद चाबी दी, फिर उसके बाद रजिस्टर वितरण रजिस्टर नहीं दिए और अगर मेरे द्वारा दुकान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, सील करने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा हाथापाई की गई।
लालकुआं तहसील कार्यालय में आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के ही सत्यापन और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह अभियान भारत सरकार की उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले में ही दिशा निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है और इस उद्देश्य से अपात्र और असमर्थ व्यक्तियों को सूची से हटाकर ही वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सत्यापन प्रक्रिया के चलते तहसील में लोगों की भारी भीड़ देखी गई और पूर्ति निरीक्षक मोहित कठियार के अनुसार पूर्व अभियान में 130 अवैध राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं और अब पात्र लोगों के नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप अवगत हैं, अप्रैल माह में हमारे द्वारा लालकुआं नगर पंचायत में डोर टू डोर सर्वे किया गया था, जिसमें हमने सफ़ेद और लाल कार्डों की जांच की थी, जिसमें 130 सफ़ेद कार्ड और 4 अंत्योदय कार्ड अपात्र पाए गए थे। उन अपात्रों को हटाते हुए हमारे द्वारा पात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार से एक नैनीताल जिले के लिए 37,000 राशन कार्डों की सूची आई है अपात्रों की, जिसमें वाहन स्वामी, इनकम टैक्स पेड करने वाले और डुप्लीकेट बेनिफिशरी जो अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे कार्डों को चिन्हित करते हुए सरकार के निर्देशानुसार उनको डिलीट किया गया है और उनके स्थान पे पात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। लालकुआं में मैंने आपको बताया कि पूर्व में हमारे द्वारा नगर पंचायत लालकुआं में के अंतर्गत जो है सर्वे किया गया था, जिसमें हमने अपात्रों को हटाया है और पात्रों को उसका लाभ दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि ये ब्लॉक का काम होता है और ब्लॉक अगर इसमें जांच करेगा तो हमारा आवश्यक सहयोग। लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना के नाम में बदलाव के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तहसील कार्यालय के समीप आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महात्मा गांधी के विचारों और योगदान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। पिछली सरकार का इतना महत्वपूर्ण निर्णय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, देश आज़ाद कराया, उनके नाम पर उनके नाम पर गांव के गरीबों को और असहाय लोगों को और शहर के मजदूरों को जो मनरेगा का काम दिया जाता था उसका नाम बदल करके ये अपना नाम ऊपर करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इनकी मंशा बहुत खराब है। इस बात को लेकर कांग्रेस में पूरा उबाल है पूरे देश में। कांग्रेस के समय में जब ये योजना लाई गई तो महात्मा गांधी जी का नाम इसका नाम ही मनरेगा है, लेकिन अब जो है इन्होंने उसका नाम बदल के पता नहीं जी राम जी श्री राम जी क्या कर दिया है। तो हम तो कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो कि जिनका इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका नाम हटाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सरासर निंदनीय है। अरे आज जो एक केंद्र सरकार विकास की जगह पर जो है नाम बदलने की राजनीति कर रही है, और वो भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस देश के नहीं विदेशों के हर देश के राष्ट्रपिता हैं, वो महात्मा गांधी हैं। उनका नाम बदलकर इन्होंने आज इतना उनका अपमान किया है, वो शायद देश इसको सहेगा भी नहीं और न बाहरी देश भी सहेंगे इस चीज़ को। तो ये लोग कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी योजना निकाली थी जो उनके नाम से वो गरीबों के ही मसीहा थे और देश को आज़ाद करने में साथ में कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति बंद होनी चाहिए और मनरेगा जिसको इस योजना को सभी ने सराहा है, क्योंकि ये योजना सीधे सीधे गरीब मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, उसके स्तर को उठाती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना के मूल तत्व पे चोट करके उसके रेशियो को जो 90-10 का होता था, केंद्र सरकार 90% देती थी और 10% प्रदेश सरकार लगाती थी, तो उसके मूल तत्व को चोट करके इन्होंने 60 और 40 का रेशियो किया है, जिसकी वजह से इस योजना का चल पाना असंभव है। भारतीय युवा कांग्रेस ने युवाओं को संविधान आधारित नेतृत्व के लिए तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल ऑफिस बैरियर्स कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की है।
और इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय नेतृत्व ने कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि ये पहल पारंपरिक पदा आधारित यहाँ राजनीति से अलग है और इसमें प्रशिक्षण, फील्ड वर्क और मूल्यांकन के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। हम एक नेशनल ऑफिस बेरर प्रोग्राम लॉन्च किया है जो इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा लाया गया है, ताकि जो ज़मीनी स्तर पर हम जो युवाओं हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, और अदरवाइज़ वो किसी जन आंदोलन से जुड़े हैं, किसी मुद्दे से जुड़े हैं और पूरा संघर्ष में, क्योंकि जो हमारे जननेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो लोगों के मुद्दे उजागर कर रहे हैं और वैसे ही वो चाहते हैं कि जो यूथ कांग्रेस में लोग आएँ, वो ज़मीनी स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग आएँ जो काम करने वाले लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाले हों, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाएं। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एनओबी प्रोग्राम है, और इसको अगर जो अप्लाई के लिए हमारी www.iyc.in की जो साइट है उस पर जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं, और अदरवाइज़ हमने एक स्कैन भी दे रखा है जिसके थ्रू कोई भी अप्लाई कर सकता है युवा जिसकी आयु कम से कम 35 साल। चलिए बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।